पूरे यूपी में शीतलहर और कोहरे का कहर है और ये कोहरा बढ़ रहा है, ठंड भी बढ़ रही है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मैदानी इलाकों में कोहरे और शीतलहर से मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। शीतलहर की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं, तो कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा रखी है। ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लगातार बढ़ता कोहरा और गिरता पारा, जिससे ठिठुरन भरी ठंड जो है वो लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग ने पहले ही साफ कर दिया है कि आने वाले और कुछ दिन ठंड यूं ही परेशान करेगी। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है ठंड का। पहाड़ी इलाकों में आज बर्फबारी और बारिश का भी अनुमान जताया गया है। तो 2025 का आगाज प्रचंड ठंड के साथ हुआ है। बढ़ते आगे, शाहजहांपुर की अपडेट लीजिए। सर्दी से जुड़ी हुई, सर्दी का सितम यहां पर लगातार जारी है। ठिठुरन भरी सर्दी से लोगों का जीना बेहाल हो रखा है। पहाड़ों की बर्फ यहां लोगों को मैदानी इलाकों में परेशान कर रही है। कोहरा भी लोगों को बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है। जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। कोहरे की दस्तक से यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से सुबह के समय पर भी लोग अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। रफ्तार बेहद धीमी हो गई है गाड़ियों की। कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग चुका है। न सिर्फ सड़क यातायात बल्कि ट्रेन यातायात और हवाई यातायात भी इससे प्रभावित हुआ है। कड़ाके की ठंड में पारा 60 डिग्री तक लुढ़क गया है। तो एक तरफ ठंड की मार, दूसरी तरफ कोहरे का वार। नोएडा से हिमांशु शुक्ला हैं, मुजफ्फरनगर से विनेश पवार है, झांसी से अश्वनी मिश्रा हैं, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हैं। सबके पास चलते हैं, जल्दी से ठंड और कोहरे का अपडेट लेते हैं। नोएडा चलते हैं, सबसे पहले हिमांशु देंगे अपडेट। हिमांशु, आज कोहरा कम है लेकिन ठंड बीते और दिनों की तुलना में आज ठीक ठाक है। तो इस समय आप कहां पर मौजूद है नोएडा में, और प्रचंड ठंड से लोग अपने आप को बचाते हुए किस तरह से नजर आ रहे हैं? नोएडा में और प्रचंड देखिए, जाहिर तौर पे कंचन, इस वक्त हम गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन के नज़दीक हैं और आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से आज तापमान जो है वो ज़रूर कम है आम दिनों के मुताबिक। और जिस तरीके से लगातार पिछले 2-3 दिनों से कोहरा देखने को मिल रहा था, लेकिन आज स्थिति बहुत बेहतर है। स्मॉग और फॉग का डबल अटैक देखने को नहीं मिल रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 188 के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 के आसपास दर्ज किया है। लेकिन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ज़रूर एयर क्वालिटी इंडेक्स 317 के आसपास दर्ज किया है, जो रेड जोन में है। लिहाजा आप देखेंगे आज विजिबिलिटी बहुत साफ है और विजिबिलिटी जो है अगर बात करें तो करीब 200 मीटर से ज़्यादा की है। और ऐसे में एक राहत भरी खबर ये ज़रूर है, क्योंकि जो पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से स्थिति बेहद खराब थी और ऐसे में आम लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। आज मौसम बहुत खुला हुआ है, लेकिन ठिठुरन और गलन जिसकी बात की जाती है वो ज़रूर बढ़ी हुई है। गलन देखने को मिल रही है और लिहाजा ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही। जी बिल्कुल, तो कोहरा कम है लेकिन पारा लुढ़का ही हुआ है और ठंड काफ़ी ज़्यादा ही है। और उसके ऊपर अब पॉल्यूशन की मार भी देखी जा रही है, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर चलते हैं, विनेश पवार यहाँ से जानकारी देंगे। विनेश, आपके आसपास काफ़ी लोग भी खड़े हुए हैं, कोहरा भी पीछे नजर आ रहा है। ठंड बीते दिनों से यहाँ पर आज ज़्यादा लग रही है या फिर कम महसूस की जा रही है? मुजफ्फरनगर के अपडेट्स दीजिए हमारे दर्शकों को विनेश। देखिए, ठंड तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसकी वजह यह भी है, निकटवर्ती जनपद है मुजफ्फरनगर उत्तराखंड का, और उत्तराखंड में जो बर्फबारी हुई है वो लगातार अब पिघल रही है, जिसकी वजह से और जो ठंड है, जो ठिठुरन है वो बढ़ रही है। तेज से हवा भी चल रही है, इसकी वजह से भी और ज्यादा आज ठंड है। कोहरा हालांकि 2 दिन के मुकाबले आज कोहरा इतना नहीं है, लेकिन फिर भी तस्वीरों में दिखाऊंगा। रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, अभी भी कोहरा है इस वक्त भी। और जो लोग हैं यहाँ रेलवे स्टेशन देखे पकौड़ी खा रहे हैं, अभी चाय भी पी रहे थे, और किस तरह से कपड़े ओढ़ रहे हैं ताकि सर्दी से बचा जा सके। हवा बेहद तेज है। क्या कहेंगे, क्या कितनी सर्दी अब बढ़ रही है लगातार, और किस तरह आप इससे बचने का बचाव कर रहे हैं? बहुत अच्छी तरह से बचने के तरीके निकाल रहे हैं हम।
और कपड़े वपड़े सब डाले हुए हैं। वो दिन पे दिन यहाँ पे ठंड बढ़ती जा रही है। आपने तो कंबल तक ओढ़ा हुआ है। ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड से इसकी वजह ओढ़ने पड़ रहे हैं। और जो ठंड में माहौल है फिलहाल, तो ठंड में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कपड़े ओढ़ के भी धोने वाले कोहरे में भीग जाते हैं। अभी इससे बचाव के लिए ओढ़ने पड़ रहे हैं। और थोड़ा बहुत से जो अभी नरमी है वो कपड़े से मिल रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है इस टाइम। क्या क्या कल से ज्यादा ठंड आज? नहीं, आज इतना कोहरा तो नहीं है, लेकिन ठंड तो काफी है, फिर भी कोहरा काफी तो ज्यादा इतना हो है रखी है। नहीं। और देखिए आज लोग यहाँ कंबल भी ओढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। काफी विनेश जैसा है। की जानकारी दे रहे थोड़ा बहुत हैं। लेटा चलिए अब है, चलते हैं धर्मनगरी वाराणसी। यहाँ से उपेंद्र द्विवेदी हमें और जानकारी देंगे। उपेंद्र, देखिए आस्था एक तरफ और ठंड एक तरफ, लेकिन प्रचंड ठंड का असर क्या यहाँ पर धार्मिक नगरी वाराणसी पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि लगातार नए साल के स्वागत में हम देख रहे हैं जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही है। वाराणसी से क्या अपडेट्स हैं उपेंद्र द्विवेदी? देखिए बिल्कुल पर्यटकों की संख्या में इसलिए प्रभाव पड़ रहा है कि एक तो सर्दी ज़्यादा है, गलन ज़्यादा है, ऊपर से ट्रेनों की जो रफ्तार है उस कोहरे ने और विजिबिलिटी ने, जो कम विजिबिलिटी है इसलिए ट्रेनों की रफ्तार थमी है। फ्लाइट अधिकतर कैंसिल है या फिर रीशेड्यूल कर दी जा रही है। आलम यह है कि खुद वंदे भारत एक्सप्रेस पिछले 3 दिन से लगातार 9 घंटे के ऊपर लेट हो रही है। कल भी वो 9.5 घंटे दिल्ली से आने वाली दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस 9.5 घंटे लेट थी, तो इसलिए एक वंदे भारत को रीशेड्यूल कर दिया गया है। फ्लाइट जो है वो भी प्रभावित हुई है, विमानों की लैंडिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए फ्लाइट की भी बहुत सारी कैंसिल्स हैं। तो इसलिए जाहिर तौर पर जो पर्यटकों की संख्या है काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाली वो थोड़ी प्रभावित हुई है। अगर हम ठंड की बात कर लें तो रविवार का दिन शीत दिवस यानी कि कोल्ड डे के रूप में आंकड़ों में दर्ज हो गया, क्योंकि कल बेहद ठंड थी और पारा जो अधिकतम पारा था वो 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे लुढ़क गया, तो वहीं न्यूनतम पारा भी 2.5 डिग्री सेल्सियस नीचे लुढ़क गया। यानी कह सकते हैं कि धूप के तो कल दर्शन नहीं हुए और हवा जो है वो गर्म कपड़ों को भेद कर बदन को गलन के आगोश में, या कह सकते हैं बिल्कुल वो देख के अंदाजा लगाया जा सकता है उपेंद्र, आपको आपने स्कार्फ टोपी अभी पहनी हुई है, इसका मतलब ये समझा जा सकता है यहाँ प्रचंड ठंड है। लेकिन एक सवाल बस ये कि यहाँ देखिए ये रेल यातायात, हवाई यातायात और सड़क यातायात तो बड़ी ठंड से और कोहरे की वजह से प्रभावित है। क्या आस्था पर भी यहाँ पर ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है लोगों की? क्योंकि आप धर्म नगरी से हमारे दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, तो ये बताइए क्या श्रद्धालुओं में कमी आ रही है वाराणसी में जो बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं ठंड की वजह से? देखिए श्रद्धालुओं में बहुत ज़्यादा कमी तो नहीं आई है, क्योंकि कहते हैं कि आस्था हमेशा हर चीज़ से भारी होती है और अब तो वैसे भी कुंभ का माहौल बन गया है। लेकिन हाँ, मैंने जैसा बताया कि बहुत सारे पर्यटक जो है आ नहीं पा रहे हैं, जिनकी ट्रेन थी वो कैंसिल हो गई ज़्यादा कोहरे की वजह से, लेट होने की वजह से, या रिशेड्यूल हो गई, तो उनकी जो पूरी यात्रा की जर्नी प्लान था वो प्रभावित हुआ है। लेकिन अभी उतनी जिस तरीके से मैं 31 दिसंबर की बात करूँ, जो चाहे 1 जनवरी की बात करूं, 1 जनवरी को 7.5 लाख लोगों ने दर्शन किए, उसके बाद भी 5 लाख 4 लाख, तो अब जो फिगर है वो कम हो रहा है। और माना जा रहा है कि जो वाराणसी में 7 जनवरी से लेकर जो 14 जनवरी यानी कि 4 जनवरी से लेकर जो 14 जनवरी का दिन होता है तक समय होता है, इस बीच में संख्या थोड़ी प्रभावित होती है पर्यटकों की। लेकिन 14 जनवरी जैसे ही कुंभ का स्नान होगा, 13 जनवरी 14 जनवरी, वैसे ही बड़ी संख्या में लोग कुंभ का स्नान करेंगे और इसके अलावा काशी घाटों में स्नान करा जाता है। और क्योंकि मकर संक्रांति से धार्मिक मान्यता है कि मकर संक्रांति जो सूरज होता है उसकी दिशा बदल जाती है, तो धूप निकलने लगती है, फिर सुबह शाम कोहरा बहुत पड़ता है। लेकिन तो अब इंतजार तो देखिए अब सूर्यदेव का ही है, सूर्यदेव दर्शन देंगे जिसके बाद ठंड थोड़ी कम होगी और कोहरा भी छटेगा। झांसी चलते हैं, जहां से अश्विनी से जल्दी से अपडेट लेते हैं। अश्विनी, देखिए उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला छूता नहीं है ठंड से। ठंड की मार, कोहरे की मार, डबल अटैक पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों पर देखा जा सकता है। झांसी से ठंड के क्या अपडेट्स हैं? आपने भी मफलर ले रखा है, ठंड यहाँ पर भी काफी लग रही है, आपके पीछे भी हल्का कोहरा देखा जा सकता है, लेकिन और दिनों की तुलना में ठंड बढ़ी हुई लग रही है, कोहरा बढ़ा हुआ लग रहा है या कम? पूरे बुंदेलखंड की बात की जाए तो बुंदेलखंड लेकिन जैसे ही 3 जनवरी आई इसके बाद आज चौथा दिन है, लगातार चौथे दिन में जो कोहरा है, गलन है और भीषण सर्दी पड़ रही है। इस तरीके से माहौल बना है, इससे पूरा जो जनजीवन है खासा प्रभावित है। बात की जाती है सड़क यातायात की, बात की जाती है रेल यातायात की, तो दोनों खासे प्रभावित हैं।
ट्रेनें काफी कई घंटे लेट चल रही है। जैसे वीआईपी ट्रेनों की बात की जाए या जो लंबी दूरी ट्रेन की बात की जाए वो उसकी 3 घंटे की देरी से चल रही है। इसके अलावा जो बस यातायात है ये खासा प्रभावित है। तो झांसी में जो इसमें ठंडी है वो काफी बिल्कुल पड़ रही है। इस ठंड की वजह से खासतौर पर जनवरी महीने के जो शुरू के 15 दिन होते हैं उसकी वजह से रेल, हवाई, सड़क यातायात प्रभावित होता हुआ नजर आता ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, मिल्कीपुर उपचुनाव की बात करते हैं जहां पर बीजेपी की तैयारी पूरी नजर आ रही है। सीएम योगी ने 6 मंत्रियों को दी है इसकी जिम्मेदारी। जेपीएस राठौर मिल्कीपुर से संभालेंगे जिम्मेदारी। अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, इनके अलावा जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को भी जिम्मेदारी दी गई है। सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर, आयुष एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और सतीश शर्मा मिल्कीपुर में जीत के लिए रणनीति बनाएंगे। तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिम्मेदारी अधिकारियों को दे दी गई है, नेताओं मंत्रियों को दे दी गई है। संकेत और जानकारी देंगे इसके ऊपर। संकेत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट को लेकर देखिए लगातार अपनी सक्रियता बढ़ाए हुए हैं। अब यहां पर जिम्मेदारी और नेताओं को भी दे दी गई है। किसको क्या जिम्मेदारी दी गई है, विस्तार से समझाएं। बिल्कुल, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में अयोध्या की सीट में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, ऐसे में अयोध्या से ही सटी हुई सीट है। अयोध्या जनपद में ही आती है मिल्कीपुर विधानसभा सीट, और ये जो अयोध्या के मौजूदा सांसद हैं वो यहाँ से विधायक थे, उनके अवधेश प्रसाद, उनसे ये सीट खाली हुई है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जुटी हुई है कि मिल्कीपुर को हर हाल में जीतना है। कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 1 माह में 15 से ज्यादा दौरे कर चुके हैं, और अब सीएम योगी ने वहां पर 6 मंत्रियों की यानी कि आधा दर्जन मंत्रियों की टीम भी तैनात कर दी गई है। और इसमें जो चुनावी प्रबंधन में माहिर लोग हैं उनको तैनात किया गया है। खासकर कुंदरकी की सीट प्रभारी मंत्री रहते हुए जेपीएस राठौर वहां पर कुंदरकी में प्रभारी थे और कुंदरकी में जीत हासिल हुई। तो ऐसे में जेपीएस राठौर को अब मिल्कीपुर लगाया गया है। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में पहले ही जनपद के प्रभारी सूर्य प्रताप शाही वो वहां पर तैनात है। कटेहरी सीट जिताने वाले स्वतंत्र देव सिंह को मिल्कीपुर में लगाया गया है। तो ऐसे जो संगठन में के कार्यों में दक्ष उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं उनको मिल्कीपुर में लगा दिया गया है। जो चुनावी चक्रव्यूह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से तैयार करना शुरू कर दिया है कि जिससे कि समाजवादी पार्टी की सीट को भारतीय जनता पार्टी छीन सके और इसे आसानी से जीत सके। दरअसल जो तैयारियां हैं वो योगी सरकार लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी संगठन मिल्कीपुर को लेकर कर रहा है कि सीट को जीतना है। जैसे ही ऐलान होगा चुनावों का, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि पहले से ही चुनावी तैयारियां पूरी हो और इस सीट को आसानी से जीता जाए। जिम्मेदारी भी दे दी गई है देखिए तमाम अधिकारियों को और बड़े नेताओं को। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए संकेत मिश्रा। और आइए बढ़ते हैं आगे, राजनीति से हटके कुछ खबरें आप तक पहुंचाते हैं। हरदोई की बात करते हैं जहां पर ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की वारदात के बाद एसपी ने कड़ी कार्रवाई की है। दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। लापरवाही बरतने के मामले में कार्रवाई हुई है। गश्त में तैनात दरोगा जयप्रकाश यादव, 3 पुलिसकर्मी हिमांशु, जयप्रकाश यादव और विवेक को निलंबित कर दिया गया है। एएसपी पश्चिमी को घटना की जांच सौंपकर 7 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। उधर गोरखपुर में मैजिक गाड़ी ने 2 लड़कियों को कुचल दिया है। इस घटना के बाद एक छात्रा की मौत हो गई है जबकि एक छात्रा की हालत गंभीर है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये दोनों ही पैदल प्रैक्टिकल परीक्षा देने के लिए कॉलेज जा रही थी, तभी मैजिक गाड़ी ने दोनों को टक्कर मार दी और आगे गुजर गई। तस्वीरें देख रहे हैं आप, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। एक लड़की की मौत हो गई है और एक लड़की घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन तस्वीरों को देख के समझा जा सकता है कि ये गाड़ी जानबूझकर इन लड़कियों के ऊपर चलाई गई है। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड ये घटना, पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाड़ी के मालिक और ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है। कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा। उधर गोरखपुर में पुलिस ने नशे की तस्करी में शामिल गैंग के भांडाफोड़ के करने के दौरान ही 2 गांजा तस्करों को धर दबोचा है। 30 किलो अवैध गांजा इनसे बरामद हुआ है। दोनों आरोपी बाप बेटे हैं। पुलिस को सूचना मिली थी गांजे की तस्करी को लेकर।
और इस सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को धर दबोचा। दोनों आरोपी लंबे समय से गांजे की तस्करी में शामिल हैं। दोनों आजमगढ़ जिले के रहने वाले हैं। ये बीती रात्रि है, उसमें एक बड़ी खेप आने वाली है। इस सूचना पर नौसर की टीम, इंस्पेक्टर नौसर, इंस्पेक्टर गीडा और सीओ तीनों को एक्टिवेट किया गया। ड्यू टाइम पर एक व्यक्ति वहां आया और उतर के गाड़ी से खड़ा हो गया। उसके हाथ में ट्रॉली बैग्स थे। एक व्यक्ति और पीछे से आया। कुल मिला के 2 व्यक्ति थे। ट्रॉली थी उनके पास और 4 ट्रॉलियां थी उनके पास। पुलिस चूंकि सूचना पहले से थी, उनको रोका गया। भागने लगे, तुरंत ही उनको घेर के पकड़ लिया गया और जब उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा अपने अपराध को कबूल किया गया कि हाँ सर, हम गांजे को लेके आए हैं, गांजा है इसमें। खबर हरदोई से, जहां पर एक तेंदुआ दिखने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। ये मामला आदमपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर पेड़ पर एक तेंदुए को आराम करते हुए देखा गया है। इसके बाद ग्रामीण डरे हुए हैं। तेंदुए को देखने के बाद वन विभाग की टीम को यहां पर सूचना देकर बुलाया गया। तेंदुए का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संभल की अपडेट आपको बताते हैं, जहां पर 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने हिंसा के एक और आरोपी सलीम को गिरफ्तार किया है। दिल्ली से इस शख्स की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली के सीलमपुर से इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। सलीम इसका नाम है। संभल हिंसा के मामले में अब ये 52वीं गिरफ्तारी हो चुकी है। सलीम पर पुलिस के अधिकारी अनुज चौधरी पर गोली चलाने का आरोप है। संभल हिंसा के मामले में सलीम मुख्य आरोपियों में से एक है। संभल के एडिशनल एसपी श्री चंद्र हमारे साथ है। सर, ये कौन आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, कौन सी गिरफ्तारी है? विगत 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा घटना के परिप्रेक्ष्य में आज 52वां अभियुक्त सलीम सनाफ रफीक निवासी मोहल्ला नाला, थाना कोतवाली संभल गिरफ्तार किया गया है। इस अभियुक्त द्वारा घटना के समय फायरिंग और पत्थरबाजी साथ ही आगजनी की घटना कारित की थी। इसके द्वारा शिव संभल पर फायरिंग की गई थी। साथ ही पुलिस कर्मियों से एक उनके पंप गन की 12 बोर के 5 कॉटेज भी लूट लिए गए थे। अभियुक्त के कब्जे से लूटे गए 5 कारतूस एवं साथ ही एक तमंचा 12 बोर, एक खोखा 12 बोर का भी बरामद किया गया है। यह अभियुक्त घटना के बाद सीलमपुर नई दिल्ली भाग गया था। अभी कुछ दिन पहले ही वापस आया था और सरेंडर की फिराक में था। इसे गिरफ्तार किया गया है। इस अभियुक्त का पूर्व इतिहास भी है। थाना से यह एचएस अपराधी है। गैंगस्टर में भी यह रहा है। इसके अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। कुल अभी तक जो जानकारी आ रही है कि दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर यह छुपे थे, साथ ही हैदराबाद इत्यादि पे भी गए थे। और यह जानकारी मिलने के पश्चात यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो इनके शरणदाता हैं, इनको चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जाएगी।